ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कोटपुतली FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। और आज भेंट वार्ता में हमारे साथ हैं डॉक्टर BL यादव जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, खुशी गैस्ट्रो एंड लीवर सेंटर से। और आज होगी चर्चा लीवर और आंतों के संबंधित बीमारियों पर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, पारा भी 40 से 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है। ऐसे में हमारे पेट, लीवर और आंत संबंधित कौन सी बीमारियां हैं जिनके प्रति हमारा शरीर ज़्यादा संवेदनशील है, ज़्यादा सेंसिटिव है? लीवर की बात करें तो लीवर में हेपेटाइटिस, जिसको अपन नॉर्मली भाषा में पीलिया बोलते हैं, वो ज़्यादा कॉमन देखने में नज़र आ रहा है। ये नॉर्मली जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं या फिर कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, वहाँ निवास कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हाइजीनिक पुअर होने के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है, उनका हाइजीन ख़राब है या फिर वाटर दूषित है, उसके कारण से जिसको पीलिया बोलते हैं। इसमें आपको हेपेटाइटिस बोलते हैं मेडिकल फील्ड में। हेपेटाइटिस में क्या होता है, आंखें पीलीपन हो जाती हैं, पेट दर्द हो जाता है, हेडेक, वॉमिटिंग, नाजिया, एब्डोमेनल पेन एंड जॉइंट पेन, दीज आर द सिम्टम्स। ये मोस्ट कॉमन है लीवर से रिलेटेड। बात करें तो आंत की में डायरिया, लूज मोशन, पेन एब्डोमेन, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं एंट्राइटिस। एंट्राइटिस यदि छोटी आंत का है तो गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो जाता है, और यदि बड़ी आंत में इन्फेक्शन, एंट्राइटिस मीन्स इन्फेक्शन, बड़ी आंत में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कोलाइटिस बोलते हैं जी। और यदि स्टोमक का कोई है तो उसको प्लेन गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो ये हम ज़्यादातर देख रहे हैं, नॉर्मली जो हम पेशेंट आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर इसमें ये देखें। कुछ पार्ट है हीट स्ट्रोक, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है, पानी की कमी हो गई, पानी नहीं पी रहे, तो हीट स्ट्रोक, इसमें आपके थकान होएगी, नौजिया होंगी, उल्टी होगी। दीज आर सिम्टम लाइक गैस्ट्रोएंट्राइटिस और कोलाइटिस जैसा ही होगा, लेकिन हमारे को क्लिनिकली इवेलुएट करना पड़ता है कि ये कोई इन्फेक्शन है या फिर ये हाई टेम्परेचर के कारण हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम जानना चाहेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पर IBS और IBD का बहुत नाम चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि ये कौन सी बीमारी है या किससे संबंधित है? वेरी गुड क्वेश्चन। IBS मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड IBD मीन्स इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। दीज आर द डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। IBS क्या होता है, ब्रेन गट एक्सिस, हमारा जो ब्रेन होता है, गट होता है, वो उससे रिलेटेड होता है। स्ट्रेस लेवल, हाइजीनिक, कुछ डाइट ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं फूड मैप डाइट। फूड मैप मीन्स फूड दैट आर ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीगोसेकेराइड, दीज आर द फूड मैप, जिनमें हाई शर्करा होता है, उनकी मात्रा ज़्यादा लेने से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो IBS होता है उसको हम डिजीज़ ना मान के और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और सम पार्ट स्ट्रेस रिलेटेड से हम कोरिलेट करते हैं। इसमें IBD और IBS में डिफरेंस यही है कि IBD मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इसमें कई चीज़ें होती हैं, दो मोस्ट कॉमन होती हैं। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक होता है क्रॉन्स डिजीज़। इसमें लैट्रिन में खून आएगा, लैट्रिन में मवाद आएगी, वज़न घटेगा, पेट दर्द होगा। जबकि IBS में उसका खून नहीं आता लैट्रिन में मवाद कभी कभी आ सकती है, खून नहीं आएगा। और IBD का जो पार्ट होता है वो रात को सोने के बाद उसके लैट्रिन में या तो डायरिया होगा या फिर ब्लड आएगा। जबकि IBS में रात को आराम से सोएगा, सारे सिम्टम्स दिन में होंगे। कहने का मोटा मोटा तरीका ये है कि भाई IBS में क्या होता है, ब्लड नहीं आता, इसके अलावा और रात को अच्छी तरह से सोता है, और इसके अलावा वेट लॉस नहीं होता, कोई ऑर्गेनिक कोज नहीं होता। जबकि IBD में ऑर्गेनिक कोज, मतलब सच में ही उसके कोई बीमारी है। IBS में ऑर्गेनिक कोज नहीं होता। डॉक्टर साहब, कब्ज और दस्त भी आजकल आम समस्या ही बन रही है, जैसे गर्मियों में दस्त का लगना, जिनके लिए भी बहुत से ऐड आजकल चलते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी। तो इनके कारण क्या है और इनसे कैसे निजात पाई जा सकती है? थोड़ा सा इस पे भी आप हमें बताइए।
देखो, दस्त खान पान से होता है। एक डायरिया, जिसको अपन बोलते हैं डायरिया, डायरिया मीन्स मोर देन 3 times पर डे, दीज आर द डायरिया। एंड कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन होती है 3 स्टूल पर वीक, दीज आर डेफिनेशन। अब डायरिया क्यों हुआ? डायरिया के कॉज कई होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइट हो गया। डायरिया एक्यूट डायरिया होता है, परसिस्टेंट डायरिया होता है, क्रोनिक डायरिया होता है। हम डायरिया की डेफिनेशन बोलते हैं कि यदि 14 दिन से कम किसी के डायरिया है तो एक्यूट डायरिया है, उसको इन्फेक्शन से हम कोरिलेट करते हैं। 14 से 28 दिन का डायरिया होता है उसको परसिस्टेंट बोलते हैं, और 28 दिन से ज़्यादा जो डायरिया होता है उसको क्रोनिक बोलते हैं। उसका मतलब लंबी बीमारी, जैसे किसी के HIV है, किसी के ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये क्रोनिक डिजीज में। तो एक्यूट जो डायरिया होता है इन्फेक्शन वाला, ये खान पान से हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन कोई वायरल हो सकता है, कोई बैक्टीरियल हो सकता है, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हाइजीन प्रॉपर करेंगे, हाइड्रेशन प्रॉपर करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक, कुछ फ्लूइड मैनेजमेंट ये करेंगे। यदि क्रोनिक डायरिया है तो फिर हम उसको इवेलुएट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आजकल लीवर संबंधी समस्याएं भी आम हो चुकी हैं और बहुत से लोग इसको शराब से भी जोड़ते हैं। इस पर आपके सुझाव क्या हैं? थोड़ा सा हमें बताइए। लोगों को कहीं ना कहीं भ्रांति भी है इसको लेके। देखो, लीवर रिलेटेड डिजीज़ आप सही कह रहे हैं कि शराब से भी होता है, लेकिन लीवर जो खराब होता है वो कई कारणों से होता है। मोटी मोटी जो हेपेटाइटिस बी, जिसको पीलिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और कुछ ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, किसी आदमी की टीबी हो रही है, उसने टीबी की दवाई ली, उसके लीवर एंजाइम बढ़ गए, पीलिया हो गया, तो ये ड्रग्स रिलेटेड टॉक्सिटी। और अपन बात करें तो शराब से लीवर खराब होता है, लेकिन इसके इटियोलॉजी अलग अलग होती है। शराब के कारण जो लीवर खराब हो रहा है उसकी अलग इवेल्युएशन करना पड़ता है। इसके अलावा और जो पीलिया हैं उनका अलग से इवेल्युएट करना पड़ता है। आजकल एक नई टर्म और आई है, नेफेल्डी या मैसेल्डी, मेटाबॉलिक डिजीज, जिससे लीवर खराब होता है, उससे भी होता है, तो उसका अलग इवेल्युएशन करते हैं। इन सब का इवेल्युएशन इटियोलॉजी के और वर्कअप के आधार पर किया जाता है। डॉक्टर साहब, देश में 60% आबादी गैस और ब्लोटिंग के संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे परेशान है। इसके लिए कौन सा फैक्टर है जो मेन है, मुख्य है, और इसके उपाय क्या हो सकते हैं? गैस, ब्लोटिंग, ये जो फीचर्स है ना, ये मोस्टली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। यदि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा रखेंगे, डाइट अच्छा रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो ये 90% तक इनको रोक सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मीन्स खाना अच्छा खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना, लिक्विड अच्छा लेना है, डाइटरी फाइबर्स अच्छे लेने हैं, स्पाइसी बिल्कुल अवॉइड करने हैं, कॉफ़ी वगैरह ये जो कैफीन रिलेटेड हैं इनको अवॉइड करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, दीज आर द एक्सरसाइज। लाइफस्टाइल, डाइटरी में फ्लूइड मैनेजमेंट और वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये ज़्यादा काम में लेना। FM और चोखो FM रेडियो, FM और चोखो FM रेडियो। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा सवाल है ये हमारे कुछ लिसनर्स का है कि फैटी लिवर और लीवर सिरोसिस में क्या अंतर है? क्या ये कोई एक ही बीमारी है या अलग है? तो थोड़ा सा इसकी परिभाषा हमें बताइए। फैटी लीवर मीन्स लीवर में, नॉर्मली भाषा में बात करें अपन, लीवर में चर्बी जमा होना। इसकी ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 का मतलब होता है यदि आपके लीवर में फैट 5% से 33% तक जमा हो रही है, वो ग्रेड 1। इसका मतलब यदि 5% तक आपकी फैट लीवर में है, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन 5% से 33% तक फैट है तो जमा हो रही है, तो उसका बोलते हैं ग्रेड 1 फैटी लीवर। 33% से 66% तक जो फैट जमा हो रही है लीवर में, वो ग्रेड 2। ग्रेड 3 का मतलब मोर देन 66% फैट जमा हो रही है, तो ग्रेड 3। और ग्रेड 4 मतलब सिरोसिस। तो सिरोसिस और फैटी लीवर में डिफरेंस, सिरोसिस इज द एडवांस स्टेज ऑफ फैटी लीवर। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 इज द सिरोसिस। सिरोसिस में क्या होता है, आपका जो लीवर है उसका आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, नोडुलर हो जाता है, श्रंकन हो जाता है, और उसके साथ साथ कैंसर जैसी कंडीशन में भी चला जाता है। तो फैटी लीवर की ग्रेड 1, ग्रेड 2, दीज आर द मेडिकल मैनेजमेंट रिलेटेड कर सकते हैं। ग्रेड 3 में फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब लीवर में थोड़ा थोड़ा डैमेज होना चालू हो जाता है। सिरोसिस में पूरा डैमेज हो जाता है। सिरोसिस के बाद की स्टेज है कैंसर, वो फिर कैंसर में चेंज हो जाता है। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिरोसिस है वो फैटी लीवर का ही एडवांस स्टेज। यस जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि लीवर खराब हो रहा है,
इसका पता कैसे लगेगा, मतलब इसमें फैटी लिवर होने वाला है या पीलिया की कंडीशन हो रही है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे? देखिए, लीवर ख़राब होता है शुरुआती स्टेज में तो बहुत कम ही पता लग पाता है। डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो एडवांस स्टेज में ही जाता है। फिर भी अपन बात करें इनिशियल स्टेज में, तो इनिशियल स्टेज में थकान होएगी, काम करने में मन नहीं करेगा, जनरलाइज वीकनेस हो जाएगी, पेन एब्डोमेन, और कभी कभी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो लीवर है उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। दैट इज़ ड्यू टू हिपेटोमीगेली। इसमें लीवर बढ़ जाता है, फैटी लीवर में लीवर थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है। इसके कारण इटियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई शराब पी रहा है, उसका पेट में पानी भर गया, पेट फूल गया, इसके अलावा आँखों में पीलापन है, पैरों में सूजन है, ये एडवांस स्टेज हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी के खून की उल्टी हो गई, कोई बेहोश हो गया, तो हम बोलते हैं उसको हिपेटिक एनकेफेलोपैथी, मतलब लीवर फेल हो गया। इसके अलावा यदि कोई हाइपरटेंशन है, कोई डायबिटीज़ है, कोई थायराइड है, कोई मॉर्बिड ओबेसिटी है जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 40 है, हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री है कैंसर रिलेटेड, तो ये सारे चांस हैं कि उनको ये थोड़ा जल्दी रिकवरी करके ना करके, और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, ये ज़्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है उसकी वजह। डॉक्टर साहब, हिपेटाइटिस का जैसे आपने शुरुआत में जिक्र भी किया था कि हिपेटाइटिस एक लीवर की बड़ी समस्या है, तो हमारे श्रोताओं के लिए इस पे आपकी क्या राय रहेगी, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके बताइए। हिपेटाइटिस नॉर्मली भाषा में पीलिया। हिपेटाइटिस कई कारणों से होता है, जिसमें अपन क्लासिफिकेशन करें तो हिपेटाइटिस A, हिपेटाइटिस B, हिपेटाइटिस C, हिपेटाइटिस D, हिपेटाइटिस E, ये मोस्ट कॉमनली होते हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे होते हैं, जैसे वेरिसिला जोस्टर वायरस, हर्पीज वायरस, ये सारे, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये 4-5 होते हैं। हिपेटाइटिस मतलब लीवर में इन्फेक्शन, हिपेटाइटिस। अब एक हिपेटाइटिस ऐसा होता है जो ब्लड से ना फैल के नॉर्मली फीको ओरल रूट मतलब नॉर्मली जो आजकल हो रहा है, गंदा पानी पी लिया है ना, हाइजीन पुअर हुआ, कुछ इसके कारण से हो गया। तो हिपेटाइटिस A और हिपेटाइटिस E ये जो है, जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलते, और ये फीको ओरल रूट से होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या एडोलसेंट्स में होते हैं। इनका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि वॉमिट हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो सिम्टम्स इनका कोई ये सेल्फ रिजॉल्विंग है, अपने आप ही ठीक होता है। कुछ हिपेटाइटिस ऐसे होते हैं, हिपेटाइटिस B, हिपेटाइटिस C, ये ब्लड बॉर्न या सेक्सुअल कांटेक्ट या पर्सनल कांटेक्ट इनसे हो जाता है। तो इनमें हमारे को इसका इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना। एक हिपेटाइटिस E और होता है। यदि प्रेगनेंसी में हिपेटाइटिस E है तो मॉर्टेलिटी के चांस 5% से 20% तक बढ़ जाते हैं, और उसमें एनकेफेलोपैथी मतलब बेहोश हो सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, यदि प्रेग्नेंट है तो वो टर्मिनेशन करवाना पड़ता है एडवांस स्टेज में, अदरवाइज इट इज़ मोर्टेलिटी, वेरी हाई मोर्टेलिटी इफ हिपेटाइटिस E इन प्रेगनेंसी, वेरी हाई मोर्टेलिटी। इसके अलावा हिपेटाइटिस वायरस के अलावा दूसरा हिपेटाइटिस, जिसमें हमने बात करी ड्रग इंड्यूस्ड, कोई भी टॉक्सिक ड्रग ले लिया, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव मेडिकेशन, किसने बताया नहीं। जिम वाले जाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है। उनमें हमारे पास आते हैं जांच करने, तो उसका पीलिया किसी का 20, किसी का 25 ये आता है। इसके अलावा और कोई जड़ी बूटियाँ हैं जो जिनको पता नहीं होता वो खा लेते हैं, उनसे भी। टीबी की दवाइयाँ हमने बताई, कुछ ओवर ड्रग्स जो हमने बताई। आजकल इधर अदर पार्ट में जैसे IV ड्रग अब्यूजर होते हैं, जो ड्रिंक एंड सम IV ड्रग अब्यूजर है ना, तो उनसे भी हिपेटाइटिस B और दैट इज द परक्यूटिनस रूट, उससे भी हिपेटाइटिस फैलता है। तो हमारे को एरिया देखना पड़ता है कौन से एरिया से हैं, और इसकी इटियोलॉजी देखनी पड़ती है। तो इलाज भी उसी के अकॉर्डिंग टू किसी भी बीमारी का इलाज उसका इटियोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है। डॉक्टर साहब, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि लीवर फेल हो गया। ये लीवर फेल होना, ये कोई बीमारी है, लक्षण है, ये है क्या? लीवर फेल होने का मतलब क्या है? लीवर फेल होना मतलब आदमी बेहोश हो गया, और आदमी की कोगुलोपैथी, एक्यूट लीवर फेलियर। जैसे हमने बात करी हिपेटाइटिस E, यदि प्रेगनेंसी हिपेटाइटिस E तो एक्यूट लीवर फेलियर। लीवर फेलियर में 2 टर्मिनोलॉजी होती है। उसका ब्लड का जो कोगुलेशन है, लीवर क्या काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। तो यदि वो डिरेंज हो जाते हैं, लीवर काम करना बंद कर देगा, तो एक तो बेहोश हो जाएगा आदमी, और एक ब्लीडिंग हो जाएगी। ये 2 कंडीशन जरूरी है लीवर फेल होने के लिए। यदि कोई आदमी शराब पीता है तो उसकी एडवांस स्टेज में हिपेटिक एनकेफेलोपैथी, उसमें लीवर फेल हो जाता है। या कोई बच्चा, विल्सन डिजीज, बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको विल्सन डिजीज बोलते हैं, उसका भी नॉर्मली टर्म में बोलते हैं तो पीलिया ही होता है, लेकिन वो किसी परेशानी से पीलिया होता है, तो वो अचानक लीवर फेल में जा सकता है। या फिर कोई ड्रग ले लिया, ड्रग अचानक उसका, जिसका बिलीरुबिन पीलिया, उसका किसी का 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। यदि किसी आदमी का एक्यूट लीवर फेलियर है तो फर्स्ट इंडिकेशन, इफ नॉट ट्रीटेबल देन लीवर ट्रांसप्लांटेशन, देन वी कैन सर्वाइव दैट पेशेंट। आपने अभी लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी बात की है, तो उसी से रिलेटेड हमारा सवाल है कि
क्या लीवर जो है वो रीजनरेट भी हो सकता है क्या? मतलब कई बार बात आती है कि लीवर आधा काट भी लिया जाए तो वो अपने आकार को वापस बना सकता है। हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन होता है लीवर जो रीजनरेट हो जाता है। एक लाइव डोनर होता है, एक कैडेवर होता है। यदि कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो हम उसका लीवर निकाल के दूसरे में डाल देते हैं और वो अपनी नॉर्मली। एक होता है स्प्लिट लीवर ट्रांसप्लांटेशन। स्प्लिट का मतलब यदि किसी आदमी, एक बच्चा है और एक बड़ा है और दोनों को ही लीवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है और देने वाला एक है, तो हम देखते हैं कि भाई बच्चे का छोटा काट के लेफ्ट लोब, लीवर में दो लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब होता है, एक राइट लोब होता है। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। तो बच्चे में बच्चे के वेट के हिसाब से लेफ्ट लोब को हटा के और उसमें डाल देते हैं और अपनी नॉर्मल शेप में लेता है। तो ये बात सही है कि लीवर रीजनरेट हो जाता है। एक और बात है कि यदि शराब के कारण किसी आदमी का लीवर खराब हो रखा है और यदि कंप्लीट एब्स्टिनेंस फॉर 6 मंथ, यदि वो अल्कोहल बंद कर देता है 6 मंथ, तो उसका लीवर वापस नॉर्मली एक नए आदमी की तरह हो जाता है। दिस इज़ फॉर ओनली अल्कोहल रिलेटेड। किसी का हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी या कोई मेटाबॉलिक, तो वो वापस ले जाता है। सिरोसिस का, अल्कोहल से रिलेटेड यदि लीवर खराब हो रहा है, उसका लीवर रीजनरेट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते थोड़ा सा हमें ये भी बता दीजिए कि पेट, लीवर और आंतों के जो कैंसर के मामले आजकल सामने आ रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी जानकारी श्रोताओं के लिए आप बता सके तो। इसका भी पेट के लिए अपन बात करें तो खाने की नल की का कैंसर है, स्टोमक पेट का कैंसर है, छोटी आंत का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है। इसके अलावा लीवर का कैंसर है, इसके अलावा पेंक्रियाज का कैंसर है, गाल ब्लैडर कैंसर है। तो इसके सब की एटियोलॉजी वही है, रिस्क फैक्टर। यदि किसी आदमी के लैट्रिन में खून आता है और यदि उसके फैमिली में किसी के कैंसर हो रखा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया उसका कोई बड़ी आंत का कैंसर होगा, जिसको कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। ऐसे ही यदि किसी आदमी के स्टोमक में कैंसर था किसी परिवार के कारण या कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो, ठंडा ज़्यादा होता है तो वो एक मटकी लगा के रखते हैं, दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। उसको हीट देता रहता, तो वो इंक्रीज चांस ऑफ द सीए स्टोमक। सीए का मतलब कैंसर स्टोमक। ऐसे ही इसोफेगस है, बहुत ज़्यादा हॉट थिंग्स खा लिया आपने, स्मोकिंग कर ली, अल्कोहल कर लिया, ये रिगर्जिटेशन होकर वापस आ जाता है। तो इनसे सबसे रिस्क फैक्टर है। तो ये देखना पड़ता है कि कौन कौन सा रिस्क फैक्टर है, उसका इलाज क्या, उसी हिसाब से देखना। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे, आपकी पसंद का कोई गाना हो जो हम बजा सकें। हाँ, एक है, मैं स्ट्रेस हो जाता है मेरे तो सुन लेता हूँ मैं। तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा।
तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए समय निकाला और आप आकाशवाणी स्टूडियो आए। बेहतरीन जानकारियाँ हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9।